अपने बारे में बताने में मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। जेलर से आपके बारे में सुना है। 8-10 महिला कैदियों से मुलाकात करके उनके अनुभव आप जमा कर एक किताब प्रकाशित कर रहे हैं, है ना? मैं चाहूँ तो आप मेरा नाम पता गोपनीय भी रखेंगे, यही है ना? मुझे अपना असली नाम व पता बताने में कोई आपत्ति नहीं है। आप शायद सिगरेट पीकर आए हैं, उसकी गंध यहाँ तक आ रही है। नो नो, माफ़ी किस बात की? मुझे इसकी गंध से परहेज नहीं है, बल्कि मैं पसंद करती हूँ। अमन के पास भी यही गंध रची बसी रहती थी। अरे हाँ, मैंने बताया ही नहीं कि अमन कौन है। चलिए, आपको शुरू से अपनी राम कहानी सुनाती हूँ। खुली किताब की तरह सब कुछ कहूँगी, तभी तो आप मुझे समझ सकेंगे। मेरे नाम से तो आप परिचित हैं ही, सविता। जमाने में कई अपवाद, उसी तरह मेरा नाम भी। बचपन में मेरे गुलाबी गालों पर माँ चुंबनों की झड़ी लगा देती, मुझे भींच लेती। उनके प्यार के पीछे छिपे भय चिंता से मैं तब कितनी अनजान थी। सविता मुझे देखकर पलटती क्यों नहीं? खिलौने की तरफ क्यों नहीं देखती? हाथ बढ़ाकर किसी चीज़ को लेने के लिए क्यों नहीं लपकती? जैसे कई प्रश्न माँ के मन में उठे होंगे, जिसका जवाब उन्हें डॉक्टर से मिल गया होगा। आपकी बेटी जन्म से ही दृष्टिहीन है, इसका देख पाना असंभव है। उस दिन माँ के चुंबन में पहली वाली मिठास नहीं थी, वह मिठास जाने कहाँ रह गई। यह क्या हुआ कि बच्ची पेट में थी तो इसके पिता नहीं रहे, फिर इसके जन्म लेते ही इसकी आंखें भी चली गई। यह कहकर माँ फूट फूट कर रो पड़ी थी। बचपन से मैं देख नहीं पा रही थी, ऐसा डॉक्टर ने कहा था। देखना मतलब क्या? मैं आज तक उन अनुभवों से वंचित हूँ। मुझे कभी कोई परेशानी आड़े नहीं आई। माँ कमरे में है या नहीं मैं जान सकती थी, किस तरफ है ये भी झट पहचान सकती थी। आप ही बताइए, माँ से कोई शिशु अनजान रह सकता है भला? मैं घुटनों के बल माँ के पास पहुँच जाती थी। बड़े होने पर माँ ने कई बार मुझसे यह बात कही है। एक बार माँ मुझे उठाकर बाहर घुमाने ले आई थी। अनेक आवाज़ों को सुन मैं घबरा गई थी। मैंने माँ को कसकर पकड़ लिया था। अरे घबरा मत, कुत्ता भौंक रहा है, यह ऑटो जा रहा है, उसकी आवाज़ है। वह सुन, सड़क पर बस का भोंपू बज रहा है, वहाँ पक्षियों की चहचहाहट सुनो, चिक चिक की आवाज़ और कौए की काऊं काऊं। तब से ध्वनि ने मेरे नेत्रों का स्थान ले लिया था। चपक चपक मामा जी की चप्पल की आवाज़, टन टन घंटी की आवाज़, टप टप नल में पानी। मेरी एक आंख ध्वनि तो दूसरी उंगलियों के पोर स्पर्श से वस्तुओं की बनावट पहचानने लगी। अपनी माँ को भी छूकर मैं देख पाती। उनके लंबे बाल, उनकी भौहें, उनका ललाट, उनकी नाक, उनकी गरम गरम सांसें। मामा जी की मूँछों से भी उसी तरह परिचित थी। मैं मामी के कदमों की आहट, उनके ज़ोर ज़ोर से बात करने के अंदाज से समझ जाती थी कि मामी पास में ही है। अक्षरों को भी छूकर मैं पहचान लेती। माँ मुझे रिक्शे में बैठाकर स्कूल ले जाती। स्कूल उत्साह व उमंग का स्थान मेरे लिए ध्वनि स्थली था। मैं खुश थी, बेहद खुश। दृष्टिहीन को उसके न होने का एहसास आप कैसे दिला सकोगे कहिए? एक दिन घर के आंगन में अजीब सी आवाज़ों का जमघट था। उन आवाज़ों को चीरते हुए मैं भीतर गई। पाँव किसी से टकराया तो मैं गिर पड़ी। मैं एक शरीर के ऊपर थी। हाथ लगाते ही पहचान गई। माँ, आज क्यों कमरे के बीचों बीच ज़मीन पर लेटी है? मैं आप पर गिर पड़ी। चोट तो नहीं लगी ना माँ? घबराहट में मैं उनके चेहरे पर उंगलियां फेरने लगी। उनका माथा, बंद पलकें, नाक पर वह गर्म सांसें जो मैं महसूस करती थी, आज न थी। मेरी उंगलियां वहीं स्थिर हो गई। माँ, मैंने उनके गालों को थपथपाया, कान पकड़ कर खींचे, पर माँ की तरफ से कोई प्रत्युत्तर न पाकर मैंने मामी को पुकारा। मामी ने मुझे पकड़कर झकझोरते हुए बोली, अभागन, माँ को भी गवा बैठी है। मामा जी ने मुझे गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगे। मैंने मामा जी से पूछा, माँ क्यों ज़मीन पर लेटी थी? माँ को क्या हुआ? उनका चेहरा ठंडा क्यों पड़ गया था? उठकर उन्होंने मुझे गले क्यों नहीं लगाया? मामा जी की रुलाई फूट पड़ी। हे राम, मैं इसे क्या समझाऊं? बेटा, माँ मर चुकी है।
मरना क्या होता है मैं तब जानती न थी। दृष्टिहीन ही नहीं, शरीर विहीन होकर किसी दूसरे लोक का भ्रमण ही मृत्यु कहलाता है। यह मुझे बाद में पता चला। मैं करीब 12 साल की थी। मेरे शरीर के अंगों में बदलाव होने लगे। मामी ने एक दिन तीखे स्वर में मामा से कहा, अब वह छोटी बच्ची नहीं रही, आप उसे नहलाना मत। मैं स्वयं नहलाने लगी। अच्छा लगा। नया अनुभव, पानी का मेरे शरीर को स्पर्श कर पाँव की तरफ बहना। उसकी ठंडक मुझ में गुदगुदाहट भर देती। एक दिन मैं कपड़े बदल रही थी। मामा जी के पाँव की आहट, वे जल्दी में हैं, यह उनकी सांसें बता रही थी। क्या बात है मामा जी, वे मेरे सामने घुटनों के बल बैठे। सविता, उनकी आवाज़ में घबराहट थी, कंपन था। उन्होंने मेरी छाती पर अपना मुंह टिकाया और मुझे भींच लिया। मेरी पीठ पर उनके हाथ फिर रहे थे, उंगलियों में कंपन था। मामा जी क्या बात है, उनके बालों को सहलाते हुए मैंने पूछा। उनका स्पर्श मुझे भी द्रवित कर रहा था, मानो चाशनी हो। उफ, कितनी खूबसूरत हो तुम, कहते हुए उन्होंने मेरे होठों को चूमा। उन्होंने अनेक बार पहले भी मुझे चूमा था, पर न जाने क्यों उनके इस एहसास के स्पर्श में एक आवेग था। हाय हाय, मामी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। मामा जी छिटक कर मुझसे दूर हुए। मामी ने मुझे परे ढकेला। कितने दिनों से यह सब चल रहा है। पारो, चीखो मत, मुझे माफ़ करो, ऐसी हरकत दोबारा नहीं होगी। मामा की आवाज़ क्यों काँप रही है? अब क्या हुआ जो माफ़ी मांग रही हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आया था। चलो मेरे साथ, कहते हुए मामी मुझे खींचकर बाहर ले गई। मुझे उसी दिन मदर मैरी गृह में भेज दिया गया। खुला मैदान, हवादार कमरे, अक्सर प्रार्थनाएं और गीत सुनाई पड़ते थे। फादर तो करुणा की कविता थे। स्नेह, स्नेह और स्नेह, इसके सिवा कुछ जानते ही नहीं थे। वे सिर पर उंगलियों का स्पर्श करते तो लगता फादर के रूप में मुझे मेरी माँ मिल गई है। वहाँ के कर्मचारी मेरे कमरे में आते तो कह उठते, तुम कितनी खूबसूरत हो। मैं संकोच से घिर जाती थी। आप भी मुझे देख यही सोचते होंगे, है ना? पर खूबसूरती तो मेरे लिए आवाज़, रोशनी, वह गहन अंधकार का प्राय है। ध्वनि खूबसूरत वस्तु है, पर सभी कहते हैं पहाड़, झरने, फूल, तितली, पेड़ पौधे खूबसूरत होते हैं। उसका मुझे क्या अनुभव हो सकता है भला? बिना देखे, बिना जाने मुझे खूबसूरत कहना क्या दर्शाता है? स्नेह को, है ना? जरा अपना हाथ तो बढ़ाइए। कसकर हाथ पकड़ने से क्या आपको महसूस नहीं होता कि हम दोनों अलग अलग नहीं, एक ही हैं? कुछ प्रवाह सा मेरे शरीर से आपके भीतर व आपके शरीर से मेरे भीतर आता हुआ महसूस होता है ना? मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लगता है सांसें थम जाएंगी। देख रहे हैं ना, मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही है। इससे खूबसूरत और कौन सी चीज़ हो सकती है मेरे लिए भला? वहाँ के शांत और स्नेह भरे वातावरण में पली बड़ी मैं, कुछ लड़कियाँ मेरी खास सहेलियाँ बन गई थीं। वे अक्सर कहती, उफ, तो भला की खूबसूरत है, तुम्हारी त्वचा चमकती रहती है, कितनी कोमल हो तुम। और होठों के पास यह काले तिल, वे सभी मुझे छूकर देखती और तृप्त होती। मेरे पास कुछ है जो इन्हें संतुष्टि प्रदान कर रहा है। इससे बढ़कर खुशी और क्या हो सकती है? मैं जिसे अपनी उंगलियों से, ध्वनि गंध से महसूस नहीं कर पा रही हूँ, वही दृष्टि नामक किसी चीज़ से ये जान लेते हैं। यह विचार मुझे तड़फा गया। मैंने अपनी तड़फ का इजहार फादर से किया तो उन्होंने बड़े प्यार से मेरे बालों को सहलाते हुए समझाया, माई चाइल्ड, जान लो कि दुनिया में रोशनी से बेहतर अंधेरा ही है। रोशनी में सब अलग थलग होते हैं। गोरी चमड़ी अलग नजर आएगी, इसकी चमक अलग से दिखेगी। तिल की सुंदरता अलग, क्या इसमें अहंकार नहीं? अंधेरे में सभी एकाकार हो जाते हैं। वहाँ चेहरा खूबसूरत, गोरी चमड़ी माने नहीं रखती। व्यक्ति का स्नेह ही सब कुछ होता है। सच्चा प्यार भी वैसा ही होता है सविता। वह खूबसूरत, चमक दमक का गुलाम नहीं होता। आँखों के होते हुए भी सच्चे प्रेम व प्रीत को लोग देख नहीं पाते। कितने अभागे होंगे वो। तुम्हारी दृष्टिहीनता कुदरत का दिया वरदान है।
माफ़ कीजिएगा, फादर के बारे में कहते समय मैं चाहकर भी अपने आंसू रोक नहीं पाती। उसी दिन समझ सकी स्नेह भेद रहित होता है और ये खुले हाथ बांटने की चीज़ है। कॉलेज का आखिरी दिन था। फादर ने मुझे बुला भेजा। सविता, इनसे मिलो, मिस्टर अमन। अमन का कद मुझसे अधिक है, यह मैं उसकी सांसों से पहचान गई। मेरे दोनों हाथों को पकड़ उसने दबाया। उस दबाव में कुछ भीनता थी। अमन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है। सविता, इसका बचपन गरीबी व तंगहाली में बीता था। अपनी मेहनत के बलबूते पर वह आज इस मुकाम पर पहुंचा है। उसने अक्सर तुम्हें देखा है। वह तुम्हें पसंद करता है, शादी करना चाहता है। फादर ने बिना लाग लपेट के पूरी बात साफ साफ कह दी। शादी अर्थात अमन मेरा जीवन साथी बनेगा, जीवन भर मुझे सहारा देगा। मैंने अभी तक स्नेह लुटाया है। अमन का पहला स्पर्श कितनी उष्णता लिए हुए था। मुझे वह स्पर्श भा गया था। मैंने एकांत में अमन से बातचीत करने की इच्छा जाहिर की। मुझे यह जानने की उत्सुकता थी कि इसने मुझ दृष्टिहीन को क्यों अपनी जीवन संगिनी चुना। अमन की आवाज़ मधुरता लिए हुए थी। उसने अपने जीवन का ध्येय बताया। खुद कष्टों को सहने के कारण किसी के काम आना, तकलीफ उठाने वालों की वह मदद करना चाहता था। मैंने उसे छूकर देखने की इच्छा जाहिर की। उसने मेरे हाथों को अपने चेहरे पर रख लिया। अमन का उन्नत ललाट, घनी भौहें, लंबी नाक, घनी मूछें और वे होठ। मैं इन होठों को चूम लूं? अमन ने मना कर दिया। कहने लगा, सभी देख रहे हैं। फादर से मैंने अपनी सहमति प्रकट की। फादर ने अपनी तरफ से अमन के बारे में जांच पड़ताल कर ली थी। माय चाइल्ड, भले घर का बेटा है, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। उन्होंने कहा था। हमारी शादी फादर के सामने हो गई। अमन, सविता बेहद भोली व नादान है, इसे संभालना, इसका ध्यान रखना, फादर ने कहा। फिर मेरी तरफ मुड़कर मेरे माथे को उन्होंने चूमा। मैं उनके कदमों पर गिर पड़ी। माँ के बिछुड़ने पर जिस अवसाद से मैं अनजान थी, उसका अनुभव मुझे हो गया था। अमन के साथ मेरी जिंदगी सुचारू रूप से चल रही थी। सांझ ढले एक दिन मैं बिस्तर पर बैठी बुनाई कर रही थी। समीप पद ध्वनि, यह अमन की नहीं, कोई और है। कौन है? चेहरे को उस तरफ घुमाकर मैंने पूछा। सविता, मेरा मित्र है, रोहित। रोहित, आओ बैठो ना। रोहित बिस्तर पर मेरे पास आकर बैठा। उसकी सांसें तेजी से चल रही थी। सविता, रोहित का इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं इसे अपने साथ ले आया हूँ। कुछ समय तुम्हारे पास रहेगा तो अपने अकेलेपन को भूल जाएगा, अमन ने कहा और मेरा हाथ उठाकर उसके कंधे पर रखा। मैंने उसके कंधों को पकड़ा। तभी अमन यह कहकर बाहर चला गया कि मैं एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। रोहित के चेहरे को मैंने अपने कंधे पर टिका लिया। उसने मुझे सहलाया। प्यार पाने की कसक, अकेलेपन की वेदना। बेचारे इस रोहित का दुनिया में कोई नहीं। दुखी, पीड़ित, उपेक्षित है यह। मैंने उसे गोदी में डाल सहलाया। कुत्ते व बिल्लियों को गोदी में डालकर सहलाने में जो तृप्ति मुझे मिलती थी, वही तृप्ति मुझे तब भी मिली थी। रोहित ने चुंबनों की झड़ी लगा दी। रोहित कैसा दिखता होगा, यह जानने की उत्सुकता हुई। मैंने उसके चेहरे को सहलाया। होठों को छूते समय मेरी उंगलियों को उसने धीमे से काट लिया। मेरे उभारों पर उसके हाथ फिसलने लगे। समीप आकर उसने मुझे कसकर भींच लिया। शादी होते ही अमन ने भी मुझे ऐसे ही बीछा था ना। वस्त्र विहीन शरीर पर उसने हाथ फेरा था। कहा था कि स्नेह जाहिर करने का यह भी एक तरीका है। शायद अमन की ही तरह रोहित भी है। सिर से पांव तक एक विद्युत की लहर दौड़ पड़ी। क्या अजीब अनुभव था वह भी मुझ में समा जाने के लिए बेकरार था। अमन के अलावा किसी और को मैं आज तक देख सकूं, यह विचार काफ़ी रसदायक था। अंधेरे में अहंकार नहीं होता। मैं का स्थान नहीं, सभी एकाकार हो जाते हैं। इन बातों को मैंने केवल सुना था, अब इसका अनुभव भी प्राप्त हो गया। पहले अमन से यह अनुभव मिला, अब रोहित से। 2 घंटे बाद अमन लौटा। मुझसे नाराज हो सविता? नहीं तो क्यों? रोहित आकर गया। छी छी, कैसी बातें करते हो।
मुझे संसार के सभी स्त्री पुरुषों को देखने की इच्छा है। कितनी खुश हूँ जानते हो। आज मैंने रोहित को देखा, जाना। फिर अमन अक्सर अपने नए नए मित्रों के साथ आने लगा। हर बार एक नए मित्र से मेरा परिचय होता। तुम कितनी खूबसूरत हो कहकर कुछ जुनून भरा स्पर्श भी मैंने महसूस किया। कुछ स्पर्श शरीर को चुभ जाते। कुत्ते या बिल्ली के साथ खेलते समय एक आध बार उसका पंजा या दांत चुभ भी जाता है ना, उसी तरह का अनुभव हर एक बार, हर एक नया अनुभव। एक दिन वैसा ही कुछ नया अनुभव प्राप्त कर रही थी, तब वह घटना घटी। दरवाजे के उस तरफ जूतों की ध्वनि, दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़। पुलिस, दरवाज़ा खोलो। राजू, जाकर दरवाज़ा खोलो ना, पुलिस आई है, मैंने अंग्रेजी में कहा। वह बंगाली था। राजू गुस्से में मुझे परे ढकेल कर खड़ा हो गया। मैंने ही जाकर दरवाज़ा खोला। तुम अमन की कीप हो ना? तुम्हारा पति तुम्हें रखकर धंधा करता है, यह सूचना हमें मिली है। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। बाद में पता चला अमन अपनी फैक्ट्री का लाइसेंस पाने के लिए अपने उत्पादों को बड़ी बड़ी कंपनियों में बेचने का ऑर्डर प्राप्त करने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहा था। लोगों की बातों से मैंने जाना, न जाने कौन कौन से सेक्शन मुझ पर लगे। मुझे दोषी करार दिया गया। अमन ने अपनी गलती स्वीकार कर ली थी, यह भी मुझे बाद में मालूम पड़ा। भविष्य में सुधर कर इज्जत की ज़िंदगी बसर करोगी? न्यायाधीश ने पूछा। मुझे आज़ाद करोगे तो फिर से स्नेह को ही खोजूंगी। मेरा उत्तर सुन न्यायाधीश ने अपना निर्णय स्थगित कर रखा है। नहीं नहीं, जेल के भीतर मुझे कोई कष्ट नहीं, मैं यहाँ भी खुश हूँ। अंधेरे में कहीं भी रहूँ क्या फ़र्क पड़ता है, या किसी के साथ भी रहूँ क्या फ़र्क पड़ता है। बताइए तो आप मेरे बारे में क्या लिखने वाले हैं? आपका नाम? मैं तो भूल ही गई, कुछ अनोखा नाम था आपका। हाँ याद आया, परजनेश। यस, कहिए आपकी आवाज़ क्यों भरा रही है? आपकी आंखों में आंसू? प्लीज़ मत रोइएगा। रोने के लिए थोड़ी ना हम पैदा हुए हैं। आपके आंसुओं को रोकने के लिए मैं क्या करूं? आपको चूमूं? फ्रेंड्स, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा।